हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रंट पेज की खबरें, देश विदेश की खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें और कारोबार जगत की कुछ खबरें और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, इन सभी को हम इस सेशन में रखते हैं और जिसमें कि हमारा मुख्यतः विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे फ्रंट पेज की पहली खबर आई है, वह है कि राहुल गांधी ने एक तरह से आरोप लगाया है सरकार पर कि पैक्सास से एक तरह से फ़ोन की जासूसी की जा रही है, जिसमें कि उनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मेरे और विपक्ष के कई नेताओं के फ़ोन में पैक्सास था और खुफिया अधिकारियों ने खुद बताया था कि फ़ोन पर बात करते हुए सचेत रहें, क्योंकि हम आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। वहीं इसके विपक्ष में एक तरह से भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने जवाब दिया है कि विदेशी सरजमी पर विदेशी मित्रों, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। देश को बदनाम करने की उनकी साजिश सवाल खड़े करती है कि कांग्रेस का आखिर एजेंडा क्या है। तो इस प्रकार की बात जो है अनुराग ठाकुर ने कही है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी दूसरी हेडलाइन की तरफ। अभी हाल ही में एक घटना हुई जिसमें कि जिलाधिकारी के साथ तमाम जो बड़े आला अधिकारी होते हैं पुलिस के, तो जैसे कि एसपी साहब हैं, चाहे सीओसीटी साहब हैं, चाहे अन्य पुलिसकर्मी हैं, थाने के दरोगा भी हैं, चाहे कोतवाल हैं, तो उन्होंने एक तरह से एक जो विधायक हैं, तो जिनका नाम है, जो भाजपा के विधायक हैं सलील बिश्नोई, तो उनकी पिटाई एक तरह से कर दी थी, जिसके चलते विधानसभा में उन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं एक तरह से दोषी पाया गया। और दोषी पाए जाने के कारण उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद यही नहीं, भाजपा के एक तरह से जो दल के जो विधायकगण हैं, तो उन्होंने हम कह सकते हैं जो मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक दिन के कारावास की मांग की है, जिसमें कि उन्हें एक दिन के कारावास पर भेजा जाएगा। तो विशेषाधिकार का हनन का एक तरह से उन्हें दोषी पाया गया है। 6 पुलिसकर्मी जिसमें शामिल हैं, तो 6 पुलिसकर्मियों को यह सज़ा मिली है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ। पाकिस्तान और चीन को एक तरह से सख्त संदेश दिया गया है आतंक से निपटने के लिए। क्वाड के जो देश हैं, तो उन्होंने एक कार्य समूह बनाया है, जिसमें कि क्वाड देशों के जो विदेश मंत्री हैं, चाहे भारत के जयशंकर हैं, अमेरिका की चाहे एंटनी ब्लिंकन हैं, चाहे जापान की योशिमा मासा हयाशी हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग हैं, तो 4 देशों के सुरक्षा संवाद समूह यानी कि क्वाड, जो कि 4 देशों का समूह है, एक तरह से हम कह सकते हैं, ने आतंक पर पाकिस्तान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दखलंदाजी को लेकर चीन को साफ संदेश दिया है। और क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को आतंकवाद से निपटने के लिए एक कार्य समूह के गठन का ऐलान किया है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ। गाय को एक तरह से हम कह सकते हैं राष्ट्रीय पशु घोषित करने की एक तरह से हाई कोर्ट ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने गाय को संरक्षित करने की एक तरह से राष्ट्रीय पशु घोषित करने की एक तरह से हम कह सकते हैं ज़रूरत बताई है। और कोर्ट ने कहा है कि देश में लगातार इसकी मांग हो रही है, इसलिए गोवध रोकने के लिए केंद्र सरकार को प्रभावी निर्णय इसके ऊपर लेना चाहिए। तो वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट खबर है
वह रामपुर तिराया कांड से जुड़ी हुई है। 6 घंटे हिरासत में जो 17 पुलिसकर्मी रहे हैं तो उन्हें हाजिर किया गया है और अभियुक्तों के ने गैर जमानती वारंट रिकॉल कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। 6 घंटे आरोपी न्यायिक हिरासत में रहे हैं और अदालत ने सभी को 1 लाख रुपए के मुचलके ऊपर गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिए हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ, जिसमें कि सिपाही के 2500 पदों पर खिलाड़ियों की एक तरह से भर्ती होने वाली है, जिसमें कि स्पोर्ट्स कोटा के व्यक्ति एक तरह से भाग लेंगे और स्पोर्ट्स कोटा से हम कह सकते हैं 2500 व्यक्ति एक तरह से सिपाही भर्ती में एक तरह से शामिल होने जा रहे हैं। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। तो अंतर्राष्ट्रीय खबर में जैसे कि हमारी पहली ही खबर जो आ रही है वह है अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में एक तरह से युद्ध समाप्त करने के लिए भारत एक अद्वितीय भूमिका निभाने की एक तरह से अहमियत रखता है। तो अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि G20 मेजबान के रूप में भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने में अद्वितीय भूमिका निभाएगा। ऐसा रूस के साथ उसके लंबे ऐतिहासिक रिश्ते के कारण होगा। G20 देशों के सदस्यों के विदेश मंत्रियों की बृहस्पतिवार को ही बैठक में मेजबान भारत की मतभेदों को पाटने के तमाम प्रयासों के बावजूद पश्चिम और रूस के बीच दरार बरकरार रही है और साझा बयान जारी नहीं हो सका है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट खबर की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट खबर आ रही है वह है अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से क्वाड के जो देश हैं, 4 देश हैं, जैसे कि उनकी एक बैठक हुई है। क्वाड में बता दूं आपको 4 देशों का एक समूह है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक तरह से निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के संयुक्त हित के पक्ष में एक तरह से वार्ता हुई है, यानी कि बातचीत हुई है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए क्वाड देशों ने शुक्रवार को कहा है कि हम क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध करते हैं। ये सभी चीज़ें हिंद प्रशांत सहित अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। वहीं हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर ने कहा है कि हमारे पास आज रणनीतिक स्पष्टता कहीं अधिक है। क्वाड समूह एक समावेशी, लचीला, मुक्त और खुले हिंद प्रशांत का समर्थन करता है। तो इस प्रकार की जो घटना है, उसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। हांगकांग में एक जो घटना सामने आई है अभी, उसमें क्या हुआ है कि एक 42 मंजिला इमारत में एक तरह से भीषण आग लग गई है। तो 42 मंजिला यह ऊंची इमारत है और यह हांगकांग के एक तरह से हम कह सकते हैं शाओसुई शहर में एक तरह से यह है और शॉपिंग एरिया में यह एक तरह से इमारत है और जिसमें कि 170 लोगों को बचाया गया है और 2 लोग भर्ती किए गए हैं। वह इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट खबर आ रही है वह है खेल जगत की तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं नागपुर टेस्ट हमारा निरंतर जारी है। तो इंदौर में जो अब टेस्ट मैच जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा था, उसमें भारत पर एक तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली है और 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीता है और टीम इंडिया को 10 साल में तीसरी शिकस्त ऑस्ट्रेलिया ने दी है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक खुशी का समय है और जिसमें कि स्कोर बोर्ड के हिसाब से मैं आपको बता दूं, भारत ने पहली पारी में 109 रन बनाए थे, जिसमें कि 33
ओवर 33 ओवरों में और 33 ओवर और 2 गेंदों का जो एक तरह से मैच हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 197 रन बनाए थे 76.3 ओवर में, और वहीं भारत ने दूसरी पारी में एक तरह से हम कह सकते हैं 163 रन बनाए थे, जिसमें कि 60.3 ओवरों में। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर की तरफ। तो कारोबार जगत की खबर की तरफ से हमारे पास क्या खबर आ रही है, तो सेंसेक्स में एक माह का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसमें कि 3.43 लाख करोड़ एक तरह से निवेशकों की पूंजी बढ़ी है, और वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख और विदेशी निवेशकों की ताज़ा लीवानी से बाजार में बढ़त मिली है, जिसमें कि हमें 899.62 अंक चढ़कर सेंसेक्स 59,808.97 पर बंद हुआ है। वहीं 264 करोड़ के शेयर एक तरह से बेचे गए हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने के द्वारा, हम कह सकते हैं। वहीं अडानी के जो शेयर हैं उनमें भी एक तरह से बढ़त मिली है, और 6 अपर सर्किट में। वहीं एक जो दूसरी खबर हमारे पास आ रही है कारोबार जगत की तरफ से, वह है फॉक्सकॉन भारत में एक तरह से 5,800 करोड़ का निवेश करने जा रही है, और जिससे कि 1 लाख नौकरियां मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो यह आईफोन बनाने वाली एप्पल की भागीदार कंपनी है फॉक्सकॉन। तो यह भारत में एक तरह से 5,800 करोड़ का निवेश करने जा रही है। तो 1 लाख नौकरियां निश्चित ही हम कह सकते हैं इसमें नई सृजित होने जा रही हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर की तरफ। तो अमेजन पे पर जो अमेजन पे है, जैसे कि फ़ोन पे है, जो कि एक यूपीआई पेमेंट हम कह सकते हैं, तो उसी तरह अमेजन पे है एक यूपीआई पेमेंट ऐप है। तो उस पर एक तरह से हम कह सकते हैं आरबीआई ने 3 करोड़ 6 लाख का जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना क्यों लगाया गया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। केवाईसी और प्रीपेड भुगतान के साधनों के नियमों का एक तरह से उल्लंघन किया गया था, यानी कि केवाईसी और जो प्रीपेड भुगतान के साधनों के नियम हैं उनका पालन नहीं किया गया है कंपनी के द्वारा। तो इसी के चलते अमेजन पे पर 3 करोड़ 6 लाख का एक तरह से जुर्माना लगाया गया है। तो जांच में यह पाया गया कि अमेजन पे ने उसके केवाईसी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, और इसके बाद अमेजन पे को नोटिस जारी कर पूछा गया था कि क्यों ना उस पर जुर्माना लगाया जाए। तो इसी के चलते अमेजन पे पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर की तरफ। तो कारोबार जगत की हमारी नेक्स्ट जो खबर आ रही है वह है वृद्धि की रफ्तार 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो कि सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक तरह से हम कह सकते हैं। तो जिसमें कि 59.4 रहा सेवा पीएमआई फरवरी में, और 2023 में जनवरी में 57.2 था। तो देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर फरवरी 2023 में 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वहीं हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की तरफ, जो कि कारोबार जगत के बाद देश विदेश की खबर की तरफ से आ रही है। तो देश विदेश की खबर में जैसे कि हमारी पहली ही हेडलाइन है, तो भारत क्वाड देशों की जैसे कि मीटिंग हुई है। तो क्वाड देशों की मीटिंग में भारत और जापान वैश्विक चुनौतियों से एक तरह से मिलकर लड़ने का फैसला लिया गया है दोनों के द्वारा। तो जापान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ रही मौजूदगी चिंताजनक है, और क्वाड सैन्य सहयोग के लिए जापानी मंत्री ने कहा है कि शुरुआत किसी का मुकाबला करने या सैन्य सहयोग के लिए नहीं की गई। इस संदर्भ में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी अच्छे के लिए बल का उल्लेख किया है, और क्वाड में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। तो 4 देशों का समूह है, जिसमें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान, ये चारों देश जिसमें कि शामिल हैं। तो वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट देश विदेश की खबर की तरफ। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी की तुलना एक क्रिकेट टीम के एक कैप्टन के साथ करते हुए जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने कहा है कि वे अपने गेंदबाजों को कुछ हद तक छूट देते हैं तो उनसे विकेट की उम्मीद भी रखते हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री को कठिन फैसले लेने की आदत है। कोरोना संकट में यह देखने को भी मिला है। जब महामारी फैलते ही लॉकडाउन की घोषणा की गई, वैक्सीन उत्पादन के लिए कदम बढ़ाए और ज़रूरतमंद देशों को टीके मुहैया कराए गए, तो उन्होंने कहा कैप्टन मोदी के साथ 6 बजे से नेट प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वह मंत्रिमंडल के अपने जो सदस्य हैं उनसे कठिन कार्य, एक तरह से हम कह सकते हैं मेहनत की उम्मीद रखते हैं। वहीं हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट खबर जो है वह है हिंदू धर्म के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कि कहा है कि हिंदू धर्म के अनुसार 7 पापों में से एक लालच भ्रष्टाचार की जड़ है। तो भ्रष्टाचार की जड़ एक तरह से का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लालच के कारण ही भ्रष्टाचार फैलता है। तो इसी प्रकार भ्रष्टाचारियों ने आय नहीं राष्ट्र की कीमत पर संपत्ति अर्जित की है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरह से कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो भ्रष्टाचार की जड़ का पता लगाने के लिए ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। हिंदू धर्म में 7 पापों में से एक माना जाने वाला लालच अपने प्रभाव में प्रबल रहा है। वास्तव में धन के अतृप्त लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की है। यदि भ्रष्टाचारी कानून लागू करने वालों को धोखा देने में सफल हो जाते हैं तो उसकी यह सफलता पकड़े जाने के डर को भी मिटा देती है और उन्हें गुमान हो जाता है कि नियम और कानून विनम्र नश्वर लोगों के लिए हैं, न कि उनके लिए। तो उनके लिए पकड़ा जाना पाप है। तो वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट देश विदेश की खबर की तरफ। भाजपा विधायक के बेटे के घर से एक तरह से 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें कि कर्नाटक की यह घटना है, बेंगलुरु की। तो 40 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया था व्यक्ति, जो कि भाजपा विधायक मदाल विरूपाक्षा के बेटे प्रशांत कुमार की एक तरह से ठेकेदार के से 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने विधायक पुत्र के घर से 6 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। तो निश्चित ही यह एक भ्रष्टाचार का मामला है। वही हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो IAS अधिकारी जो हैं पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर मिले 3 करोड़ रुपए हैं। तो जो IAS अधिकारी हैं प्रवर्तन निदेशालय ED ने शुक्रवार को झारखंड के हजारीबाग जिले में IAS अधिकारी पूजा सिंघल फैन्ने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापे के दौरान 3 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। अधिकारियों ने बताया मोहम्मद अंसारी नामक व्यक्ति के ठिकानों से बड़े पैमाने पर 500 और 2000 रुपये के नोटों की कुछ गड्डियां जब्त की गई हैं और जांच एजेंसी ने सिंघल के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में छापे के दौरान ये नकदी बरामद की है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट खबर आ रही है वह है PM मोदी से जुड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अगर हम लीक से हटकर सोच रखते हैं तो पर्यटन को इससे ऊंचाइयां मिलने की संभावना है। तो नई संस्कृति से एक तरह से भारत बढ़ रहा है और दूर दराज के गांव पर्यटन के नक्शे पर आ गए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लीक से हटकर सोच और दीर्घकालिक दृष्टि ही पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सरकार के प्रयासों से हमारे दूर दराज के गांव भी अब पर्यटन के नक्शे पर आ गए हैं। आज का भारत नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी
एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। तो एडिटोरियल एनालिसिस जो कि हमारा मुख्यतः विषय है इस सेशन का। तो जैसे कि पहली एडिटोरियल एनालिसिस जो लिखी गई है, जिसका लेख लिखा गया है, वो संबंधित है एक तरह से जो चुनाव आयुक्त हैं उनके, एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला जो मुख्य चुनाव आयुक्त समेत सभी चुनाव आयुक्तों के संबंध में आया है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये लेख लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त समेत सभी चुनाव आयुक्तों को प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष या सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता तथा सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की कमेटी की सलाह पर चुने जाने का एकमत से जो फैसला दिया है, वह लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय है। यह फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक ये है कि लोकतंत्र लोगों की ताकत से जुड़ा है और मतपत्र की ताकत सर्वोच्च है। इसके अलावा उसने लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की बात करते हुए इसका जिक्र किया है कि अब तक किसी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त समेत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून बनाने की दिशा में कोई कोशिश नहीं की है। चुनाव आयुक्तों को कार्यपालिका की दखल से बचाने की आवश्यकता की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग की पूर्ण स्वतंत्रता चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता के लिए अत्यंत आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए उसका यह भी कहना था कि अब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक उनकी नियुक्ति की यही व्यवस्था लागू रहेगी। चुनाव आयुक्तों की मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया को बदलने की मांग दशकों पुरानी थी। विधि आयोग ने भी वर्ष 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव आयुक्तों को नियुक्त कॉलेजियम या चुनाव कमेटी द्वारा एक तरह से होनी चाहिए जो उनकी नियुक्ति है। चूँकि कानून न बन पाने के कारण मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त सरकार द्वारा ही चुने जाते रहे हैं। ऐसे में इनकी पेशेवर प्रतिबद्धता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर दशकों से सवाल उठते रहे हैं। चूँकि इनकी नियुक्ति सरकार करती है, लिहाजा इनके फैसलों में सरकार के प्रति पक्षधरता के कमोबेश आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इस फैसले का विपक्षी दलों समेत कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने स्वागत किया है। दूसरी ओर शीर्ष अदालत का यह फैसला तब आया है जब सरकार की तरफ से न्यायपालिका की अति सक्रियता पर एकाधिक बार टिप्पणियां की गई हैं। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया बदलने के साथ साथ चुनाव आयोग को आवश्यक अधिकारों से भी लैस करना होगा। अभी तो आयोग का स्थायी सचिवालय भी नहीं है, लेकिन जाहिर है शीर्ष अदालत के इस फैसले के दूरगामी परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह एक तरह से हम कह सकते हैं गौर करने लायक फैसला है। और मुख्य चुनाव आयुक्त चाहे चुनाव आयुक्त हैं, तो उनके बारे में जो एक तरह से नियुक्तियां हैं, तो उनकी नियुक्तियां निश्चित ही कॉलेजियम या हम कह सकते हैं एक कमेटी गठित करके एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। तो निश्चित ही पारदर्शिता हम कह सकते हैं इसमें बनी रहेगी। और इसके बाद हम चलते हैं कि अपनी दूसरी जो हमारी एडिटोरियल एनालिसिस है वह है जो पाकिस्तान एक तरह से जो संकट में घिरा हुआ है, जहाँ अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी पाकिस्तान में गहमा गहमी है। यानी कि आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया है और अपने देश के लोगों पर ही एक तरह से उसने जो
IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है और अन्य दरों में एक तरह से जो कर बढ़ाए हैं। तो इसी के चलते हम कह सकते हैं कि जो संकटग्रस्त पाकिस्तान है उसमें चुनाव की मांग एक तरह से उठने लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मरियाना बाबर जो कि वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उन्होंने इसी पर एक लेख लिखा है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मार्शल लॉ के जरिए सीधे सैन्य शासन के विरोध को अगर छोड़ दें तो ताकतवर सत्ता के खिलाफ दशकों का विरोध दुर्लभ ही रहा है। लेकिन हालिया नियमों और परंपराओं ने यहाँ की बनी बनाई रणनीति को बदल दिया है, जिसके तहत सीधे सैन्य शासन के बजाय चुनाव के जरिए सेना अपने किसी पिट्ठू को सत्ता में बिठाती आई है। पिछले आम चुनाव में यहाँ यही हुआ था, जब पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा और ISI के तत्कालीन मुखिया जनरल फैज हमीद ने PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान को सत्ता में बिठा दिया था। यानी इमरान खान के प्रधानमंत्री काल में रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय का इस्लामाबाद स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए देश पर सीधे शासन था। यही नहीं, तब जनरल बाजवा ने यह भी सुनिश्चित किया था कि उन्हें सेनाध्यक्ष के रूप में 3 साल का सेवा विस्तार मिले। और हाल के दौर में हमने प्रतिरोध की बातें सिर्फ इस्लामाबाद में ही देखी हैं। सत्ता के विरोध में आवाज़ उठाती भीड़ को भी केवल इस्लामाबाद तक ही सीमित देखा गया है। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में किसी को इसकी परवाह नहीं है और वहाँ जीवन पहले की तरह ही चलता रहता है। इसी तरह रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय के किसी दरवाजे पर कभी लोगों को विरोध प्रदर्शन करते नहीं देखा गया था। दूसरे देशों के सैन्य मुख्यालय की तरह रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय भी चारों ओर से घिरा हुआ है और पूरी तरह चाक चौबंद व सुरक्षित है। पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने कभी अपने समर्थकों के साथ सैन्य मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने का साहस नहीं किया है। लेकिन पिछले साल इमरान खान ने यह परंपरा तोड़ने का साहस दिखाया था, जब वह अपने समर्थकों के साथ रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय गए थे, ताकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पसंद का सेनाध्यक्ष न चुन सकें। दरअसल शहबाज शरीफ ने सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल आसिम मुनीर का नाम आगे किया था। यही वह शख्स थे जिन्हें इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए ISI प्रमुख के पद से हटा दिया था। इमरान खान की चिंता यह थी कि अगर आसिम मुनीर सेनाध्यक्ष बन गए तो खुद उनकी आगे की राजनीतिक योजना पर विराम लग जाएगा। इमरान खान को लग रहा था कि भविष्य में वह फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन आसिम मुनीर के सेनाध्यक्ष बन जाने पर यह संभव ही नहीं था, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान का समर्थन कतई न करते थे। अलबत्ता इमरान खान की योजना पर तब उनके समर्थकों ने ही पानी फेर दिया, क्योंकि सैन्य मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने इमरान खान के कम ही समर्थक पहुंचे थे। हताश निराश पूर्व प्रधानमंत्री ने उसके बाद किसी विरोध प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया। पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन के रूप में वर्ष 2007 को याद किया जा सकता है, जब सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति इफ्तिकार चौधरी को बर्खास्त कर दिया था। तब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नारे लगाते हुए राजधानी की मुख्य सड़क कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उनमें हजारों वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो मुशर्रफ के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वह अचानक ही पाकिस्तान में एक ऐसे सहजात जन आंदोलन में तब्दील हो गया था, जिसका नतीजा आखिरकार न्यायपालिका की विजय के रूप में सामने आया। हालांकि उसके बाद वह राष्ट्रीय आंदोलन न रहकर एक प्रांतीय आंदोलन में सीमित हो गया। बलूचिस्तान के ग्वादर में हुए एक आंदोलन में पहली बार गाँवों से महिलाओं और बच्चों ने निकलकर शिरकत की। उसमें उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में आवाज़ उठाई। मसलन उन्होंने समुद्र में मछली पकड़ने वाली जाल लगी विदेशी नावों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिससे स्थानीय मछुआरों को मुश्किलें हो रही थी।
उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर हार जाने से सत्ता छोड़ने वाले इमरान खान का विरोध प्रदर्शन ही उल्लेखनीय था, चूँकि उन्हें सेना का समर्थन नहीं था और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उनका विरोध कर रहे थे, इसलिए उन्हें वह महत्व नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद कर रहे थे। आंदोलन के दौरान उन पर हमले की कोशिश के बाद उन्होंने ऐसे विरोध प्रदर्शन न करने का फैसला लिया और अब उनके अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए वह सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। विरोध के दौरान इमरान खान ने तब तो अति ही कर दी थी जब वह अदालत द्वारा विभिन्न मामलों में उन्हें बार बार बुलाए जाने पर भी वहां नहीं पहुंचे, लेकिन शीर्ष न्यायपालिका ने उनके प्रति नरम रुख का परिचय देते हुए न सिर्फ उनके आने का इंतजार किया बल्कि हर मामले में उन्हें जमानत भी दी। पाकिस्तान के दूसरे किसी भी राजनेता के मामले में अदालत इतनी नरम नहीं रही है, चाहे वह जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे हों या बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ रहे हों या शहबाज शरीफ या कोई अन्य शीर्ष नेता। इस सप्ताह तो हद ही हो गई जब इमरान खान अपने समर्थकों के साथ अदालत पहुंचे थे, जहां उनके लोगों ने अदालत का दरवाज़ा तोड़ दिया और सुरक्षा गार्डों से हाथापाई की। संसदीय लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन अमूमन संसद में दिखता है, लेकिन जब से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं और पीटीआई के दर्जनों सांसदों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तब से संसद के निचले सदन यानी नेशनल असेंबली का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। चूँकि पाकिस्तान इन दिनों वित्तीय और न्यायिक संकटों से गुजर रहा है और आर्थिक मुश्किलें झेलने के कारण लोग बुरी तरह निराश हैं, ऐसे में उनके बीच से नए चुनाव की मांग भी उठ रही है ताकि चौतरफा संकट के समय उन्हें नया नेतृत्व मिले। आखिर संकटों के बीच पाकिस्तान संवैधानिक रास्ते से ही नया समाधान खोज सकता है। इससे पहले भी मुश्किलों के बीच पाकिस्तान को संविधान के जरिए ही हल मिला है। कानून का शासन और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए तथा भविष्य की बेहतरी के लिए देश के सभी राजनीतिक पार्टियों का एक साथ होना बहुत आवश्यक है, लेकिन यह बात कहना जितना आसान है उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। तो निश्चित ही पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, तो निश्चित ही यह पाकिस्तान के लिए एक तरह से संकट का समय हम कह सकते हैं। और इस एडिटोरियल एनालिसिस के बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक छोटी सी कहानी की तरफ जो निरंतर हम आपके सामने रखते रहे हैं। तो चलिए, जिसका शीर्षक है सच्चा प्रायश्चित। तो सच्चा प्रायश्चित क्या होता है, उसी के बारे में यह कहानी कही गई है। तो पुरुषोत्तमपुरी में रहने वाला एक तरह से भद्रतनु नामक व्यक्ति था जो कि दुष्कर्मों में लगा रहता था। किसी ने उससे कहा, तुझे धिक्कार है कि अपने पिता का श्राद्ध न कर, तो आज भी अधर्म के कामों में प्रवृत्त है। इन शब्दों ने उसकी आंखें खोल दी। मार्कंडेय मुनि के पास जाकर उसने मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हृदय से प्रायश्चित करने मात्र से तमाम पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने उसे दंत मुनि की शरण में जाने को कहा। दंत मुनि के पास पहुंचकर भद्रतनु ने रोते हुए कहा, महात्मन, मुझे पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने का उपाय बताएं। मुनि ने कहा, प्रायश्चित का यही तरीका है कि भविष्य में कुसंग न करने का दृढ़ संकल्प लो। पाखंड, काम, क्रोध, लोभ आदि का परित्याग कर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारे तमाम पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे। भद्रतनु भगवत भजन में लग गया। उसकी भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे। एक दिन उन्होंने दर्शन देकर उसे वर मांगने को कहा। भद्रतनु ने कहा, मुझे कोई सांसारिक सुख नहीं चाहिए और न ही मोक्ष की कामना है। जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में अनुराग अविचल रहे, यही आकांक्षा करता हूँ। भगवान ने उसे यही वर दिया। कालांतर में भद्रतनु की गणना प्रमुख विष्णु भक्तों में हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर लेता है तो वही उसका एक तरह से सच्चा प्रायश्चित हो जाता है। तो इसी अमर उजाला की थ्रू आउट एनालिसिस के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। तो निरंतर बने रहिए हमारे साथ कटिंग चाय में। हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि यह सेशन निश्चित ही हम कह सकते हैं
कि यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।